नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। साथियों, आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमए इतिहास 2017 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इससे पहले हम 2010 के प्रश्न पत्र को हल कर चुके हैं और इसी क्रम में हम लोग 2010 से लेकर 2021 तक के सारे प्रश्न पत्र को हल करेंगे ताकि आपके आगामी प्रवेश परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है और हम लोग उत्तर के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज के सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सत्ता बंदूक की नली से प्रवाहित होती है एवं उस पर विश्वास भी किया। यानी कि जो सत्ता है वो बंदूक की नली से प्रवाहित होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? माओ त्से तुंग का है। माओ त्से तुंग कहाँ के रहने वाले थे? तो चीन के रहने वाले थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बना? यानी कि दूसरे विश्व युद्ध जो हुआ था उसका तत्कालिक कारण कौन सी घटना बनी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पोलैंड पर हिटलर का आक्रमण एवं उसका विभाजन। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। एक फासिस्ट यानी कि फांसीवादी नेता के रूप में इटली में मुसोलिनी कब सत्ता में आए? यानी कि एक फांसीवादी नेता के रूप में जो मुसोलिनी थे इटली में कब सत्ता में आए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1922 ईस्वी में ये सत्ता में आए। कौन? मुसोलिनी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना? यानी कि यहाँ पे कुछ देशों के नाम दिए हुए हैं, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना? तो इसका सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अब अगला प्रश्न क्या है, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधियों का सही कालक्रम क्या था? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद कौन कौन सी संधियाँ हुई थी, तो इसको कालक्रम के अनुसार रखना है, सजाना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर पहला होगा। यानी कि पहले पेरिस की समझौता हुई थी, फिर वर्साई की संधि हुई थी और इसके बाद सेब्रे की संधि हुई थी। सेब्रे की जो संधि हुई थी ये तुर्की के साथ हुई थी और इसको बेहद अपमानजनक संधि के रूप में भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किन चार बाल्कन राज्यों ने तुर्की के विरुद्ध प्रथम बाल्कन युद्ध 1912 प्रारंभ किया? यहाँ पे कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं और इसमें से पूछा गया है कि कौन से राज्य जो थे वो प्रथम बाल्कन युद्ध 1912 में प्रारंभ किए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दूसरा नंबर का होगा। क्या? बुल्गारिया, यूनान, सर्बिया और मेंटेनिग्रो। अब अगला प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध के उपरांत कौन सी संधि हुई थी? यानी कि प्रथम जो अफीम युद्ध हुआ था और यह युद्ध आप सभी को पता होना चाहिए कि चीन में हुआ था। तो इस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? नानकिंग की संधि हुई थी। और नानकिंग की संधि कब हुई थी? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अब अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति से पूर्व रूस का अंतिम सम्राट यानी कि जार शासक कौन था? यानी कि अंतिम जार शासक रूस का कौन था? तो इसका सही उत्तर निकोलस द्वितीय होगा, जिसको कि जार निकोलस द्वितीय भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की खुले द्वार की नीति थी। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो खुले द्वार की नीति अपनाई थी वो किसके लिए अपनाई थी? तो ये एशियाई नीति थी। अब अगला प्रश्न है, किस संधि से क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 समाप्त हुआ? यानी कि किस संधि के तहत जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था वो समाप्त हो गया था? तो पेरिस की संधि। इसका सही उत्तर पेरिस की संधि होगा। अब अगला प्रश्न क्या है, इटली के एकीकरण को कालक्रम के अनुसार सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाला निम्नलिखित में से कौन था? यानी कि जो इटली का एकीकरण किया गया, तो एकीकरण की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? इटली के एकीकरण की शुरुआत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेजनी होगा। क्या सही उत्तर होगा? मेजनी होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस फ्रांसीसी क्रांति को फरवरी क्रांति भी कहा जाता है? यानी कि किस फ्रांसीसी क्रांति को फरवरी क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर 1848 हो जाएगा। क्या होगा? 1848। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के लिए कौन एक उत्तरदायी नहीं था? यानी कि जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें से कौन सा एक ऐसा चीज़ था जो उत्तरदायी नहीं था? तो इसका सही उत्तर श्रेणी व्यवस्था होगा। क्या होगा? श्रेणी व्यवस्था सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं,
जब फ्रांस में 1830 की क्रांति जुलाई में प्रारंभ हुई तब वहाँ का शासक कौन था? यानी कि जब 1830 की क्रांति फ्रांस में शुरू हुई थी तब फ्रांस का शासक कौन था? तो चार्ल्स दसम था। कौन था? चार्ल्स दसम। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने शक्ति के पृथक्कीकरण एवं संतुलन का सिद्धांत दिया था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा नंबर होगा। क्या होगा? मॉन्टेस्क्यू ने। अब अगला प्रश्न क्या है, किसके शासनकाल में फ्रांस ने सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा था? यानी कि जब जो फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लुई 15वें। क्या सही उत्तर होगा? लुई 15वां के समय में। अब अगला प्रश्न क्या है, वेस्टफेलिया की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? यानी कि वेस्टफेलिया की जो संधि हुई थी उस पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 1648 में हुए थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस में प्रथम बुर्बो वंशीय शासक कौन था? यानी कि बुर्बो राजवंश का फ्रांस में प्रथम शासक कौन बना था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हेनरी चतुर्थ। सही उत्तर इसका होगा हेनरी चतुर्थ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, नीदरलैंड के विद्रोह के समय स्पेन का शासक कौन था? यानी कि जब नीदरलैंड में विद्रोह हुआ था उस समय स्पेन का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर फिलिप द्वितीय होगा। क्या होगा? फिलिप सेकेंड उस समय स्पेन का शासक था। अब अगला प्रश्न क्या है, सोसाइटी ऑफ जीसस संबंध है, यानी कि जो जेसुइट्स संघ था वो किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर कैथोलिक धर्म सुधार हो जाएगा। क्या होगा? कैथोलिक धर्म सुधार से सोसाइटी ऑफ जीसस संबंधित है। अब अगला प्रश्न क्या है, मोनालिसा कृति थी, यानी कि जो मोनालिसा की पेंटिंग थी वो किसकी कृति थी? तो इसका सही उत्तर लियोनार्डो दा विंसी होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सिविलाइजेशन ऑफ रिनेसा इन इटली किसकी रचना थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जैकोब बुर्कहार्डोट, यानी कि जो पहला है इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर श्यामलाल गुप्ता पार्षद, यानी कि श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने ही झंडा ऊंचा रहे हमारा जो गीत है उसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पोत से भारतीय नौसेना का विद्रोह प्रारंभ हुआ था? यहाँ पे कुछ जल पोतों का नाम दिया गया है, तो आपको बताना है कि किस पोत से भारतीय नौसेना का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर INS तलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? INS तलवार। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर JB कृपलानी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालक्रम से लगाइए। यहाँ पे जो दिया गया है कुछ घटनाओं का नाम दिया गया है, कुछ योजनाओं का नाम दिया गया है, तो आपको इसको सही कालक्रम से लगाना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर पहला ही होगा, यानी कि पहले राजगोपालाचारी फार्मूला आया, फिर वेवेल योजना आया, फिर कैबिनेट मिशन और फिर माउंटबेटन योजना। अगर आप लोग को जानना है कि ये योजनाएं कब कब आई तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। अगर आपको आता होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1946 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किया था? यानी कि यहाँ पे कुछ वकीलों का नाम दिया गया है जिसमें से कि जो कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे का नेतृत्व किए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भोलाभाई देसाई। अब अगला प्रश्न है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया में कहा था यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? यह कथन महात्मा गांधी का है। किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किन दो स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव रहा? यहाँ पे कुछ स्थानों का नाम दिया गया है, इसमें से दो स्थानों को बताया गया है कि जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव रहा था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिदनापुर और बलिया में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिदनापुर और बलिया में, यानी कि तीसरा नंबर। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये 1929 में बने थे, लाहौर अधिवेशन में बने थे।
अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। यहाँ पे कुछ घटनाओं का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि इसका सही कालक्रम क्या है। तो इसका सही कालक्रम, इसका सही उत्तर पहला ही होगा लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में हुआ, फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर 1932 में पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था। यहाँ पे कुछ लोगों का नाम दिया गया है, इसमें से बताना है कि मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य कौन नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अरविंद घोष इसके सदस्य नहीं थे। अब अगला जो प्रश्न है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के उपरांत नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही उत्तर अब्बास तैयब जी होगा। क्या सही उत्तर होगा, अब्बास तैयब जी। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 1920 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जो कि कलकत्ता में हुआ था, महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था। यानी कि 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में जो असहयोग प्रस्ताव लाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो उसका समर्थन किसने किया था। तो इसका सही उत्तर मोतीलाल नेहरू होगा। क्या होगा, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, भारतीय ग्लैडस्टोन। तो इसका सही उत्तर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही उत्तर सलीमुल्लाह खां होगा। क्या सही उत्तर होगा, सलीमुल्लाह खां। अब अगला प्रश्न क्या है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कौन था। यानी कि बंगाल में मुस्लिमों का पुनर्जागरण जो हुआ था उसका जनक कौन था। तो इसका सही उत्तर नवाब अब्दुल लतीफ़ खां होगा। क्या होगा, नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन से सरकार का रवैया उसके पाते सख्त होने लगा था। तो इसका सही उत्तर इलाहाबाद के अधिवेशन जो कि 1888 में हुआ था, तो उसी समय से कांग्रेस के प्रति जो सरकार का रवैया था वो सख्त होने लगा था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही उत्तर बदरुद्दीन तैयब जी होगा। क्या सही उत्तर होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस भारतीय नेता ने सती प्रथा का विरोध किया था। इसका सही उत्तर राधाकांत देव होगा। अगर आप लोग हमारा ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे कि ये प्रश्न हमेशा BHU के प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है, और देखिए यहाँ 2017 में भी पूछा गया है। अब अगला प्रश्न क्या है, हंटर आयोग ने जिसके विकास पर जोर दिया था वह थी। यानी कि हंटर आयोग किसके विकास पर विशेष रूप से जोर दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्राथमिक शिक्षा होगा। क्या होगा, प्राथमिक शिक्षा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की। तो इसका सही उत्तर BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रारंभ किया गया था। अब अगला प्रश्न क्या है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। यानी कि जो यंग बंगाल आंदोलन हुआ था इसका प्रमुख नेता कौन था। तो हेनरी विलियम डेरिजियो ये इसके प्रमुख नेता थे। अब अगला प्रश्न है, किसने कहा था वेदों की ओर लौटो। तो इसका सही उत्तर दयानंद सरस्वती होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रतिबंधित हुई थी। यानी कि जो सती प्रथा थी वो किसके द्वारा प्रतिबंधित हुआ था। तो ए धारा 17 1819 के रेगुलेशन एक्ट के तहत। ठीक है। अब अगला, तत्वबोधिनी सभा किसने प्रारंभ किया। यानी कि जो तत्वबोधिनी सभा थी इसको किसने प्रारंभ किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की शुरुआत की गई थी। अब अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उनका सलाहकार निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका सही उत्तर सर विलियम जोन्स होगा। क्या सही उत्तर होगा, सर विलियम जोन्स। अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई। यानी कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी। तो मद्रास एवं बॉम्बे में। अगला प्रश्न क्या है, कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़े गए। यानी कि जो कर्नाटक के युद्ध हुए थे ये किनके मध्य लड़े गए थे। तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए थे। किसके मध्य लड़े गए थे, अंग्रेज़ों और
फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए थे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कौन सा गवर्नर जनरल अकाल नीति को सूत्रबद्ध करने के लिए उत्तरदायी था? तो ये प्रश्न थोड़ा डाउट वाला है, क्योंकि बीएचयू के द्वारा यहाँ पर रिपन को सही माना गया है, लेकिन इसका सही उत्तर लिटन होगा। ठीक है, तो आप लोग को जो डाउट होगा यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित राज्यों में सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य कौन था? तो इसका सही उत्तर अवध होगा। अवध ने ही सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। अब अगला प्रश्न क्या है? आंग्ल मराठा सूरत संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो इसका सही उत्तर 1775 ईस्वी होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पुर्तगाली अधिकार में नहीं था? यहाँ कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इन स्थानों में से कौन सा स्थान जो था वो पुर्तगालियों के अधीन नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मसूलीपत्तनम होगा। अगला प्रश्न, बंगाल में डच वासियों ने अपना प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया था? यानी कि डचों ने बंगाल में अपना जो पहला केंद्र था वो कहाँ पर स्थापित किया था? तो चिंसुरा में किया था। कहाँ पर किया था? चिंसुरा में किया था। ठीक है, चिंसुरा में किया था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर कॉलबर्ट होगा। क्या सही उत्तर होगा? कॉलबर्ट। अगला प्रश्न क्या है? बंगाल में दोहरे शासन का अंत किसने किया था? यानी कि बंगाल में जो द्वैध शासन थी उसका अंत किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। अब अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए थे? यहाँ कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं और ये बताना है कि किसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्रदान कर दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शाह आलम द्वितीय। क्या सही उत्तर होगा? शाह आलम द्वितीय इसका सही उत्तर होगा, शाह आलम द्वितीय। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रथम आंग्ल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर मसूलीपत्तनम होगा। कहाँ सही उत्तर होगा? मसूलीपत्तनम में। अगला प्रश्न है। अस्थायी बंदोबस्त के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जमींदारों से भू राजस्व का कितना प्रतिशत वसूला गया था? तो 89% वसूला गया था जमींदारों से। अब अगला प्रश्न है। कलकत्ता से पूर्व बंगाल में अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? यानी कि कलकत्ता से पहले अंग्रेज़ों की बंगाल में सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? तो हुगली थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित सामाजिक सुधारों में कौन एक टीपू सुल्तान द्वारा क्रियान्वित नहीं हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाल विवाह पर प्रतिबंध होगा। क्या सही उत्तर होगा? बाल विवाह पर प्रतिबंध। अगला, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद राज्य की स्थापना चिनकुलिच खान ने किया था। चिनकुलिच खान का एक और नाम था, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इसका दूसरा नाम क्या था। अगला प्रश्न है। अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर फैजाबाद होगा, क्योंकि अवध के नवाबों की पहली राजधानी फैजाबाद ही थी। निम्नलिखित मराठा नेताओं ने सहायक संधि स्वीकार की थी। यानी कि इसमें कुछ मराठा नेताओं का नाम दिया गया, इसमें से ये बताना है कि सबसे पहले किसने सहायक संधि स्वीकार किया था। तो इसका सही उत्तर पेशवा बाजीराव द्वितीय होगा। क्या होगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की नियमित तीर्थयात्रा अकबर ने कब प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर 1562 होगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें क्या क्या है कि इसमें 33 वर्ग थे, उन्हें मशरूत पद प्रदान किए जाते थे, सवार पद जात पद के बराबर अथवा उससे कम होता था, वे वंशानुगत वंशीय अधिकारी होते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चौथा नंबर हो जाएगा। वे वंशानुगत वंशीय अधिकारी होते थे, ये इसके संदर्भ में सही नहीं है। अब अगला प्रश्न क्या है। किन मुगल बादशाहों ने प्रमुख सदर को निलंबित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर अकबर और औरंगजेब, यानी कि दो लोगों ने किया था। तो बी और डी दोनों सही है। क्या है? बी और डी दोनों सही है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित दुर्गों में से कौन अकबर द्वारा निर्मित नहीं हुआ था? यहाँ कुछ दुर्गों के नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन सा दुर्ग अकबर ने नहीं बनवाया था? तो दिल्ली का जो दुर्ग था वो अकबर ने नहीं बनवाया था। अगला प्रश्न है।
जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत कौन था? तो इसका सही उत्तर विलियम हॉकिंस होगा। क्या सही उत्तर होगा? विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंग्ल व्यापारियों में से मुगल दरबार में सर्वप्रथम कौन पहुंचा था? यहाँ पे कुछ आंग्ल व्यापारियों का नाम दिया गया है और ये पूछा गया है कि इसमें सबसे पहले मुगल दरबार में कौन आया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉल्फ फिंच हो जाएगा। ठीक है, ये अकबर के समय में आया था। अगला जो प्रश्न है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को उसके सही कालक्रम में लगाते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। पहले उज़्बेक के विद्रोह हुए, फिर दाग व्यवस्था प्रारंभ किया गया, फिर कश्मीर की विजय किया अकबर ने। तो ये इसका सही कालक्रम होगा। अगला प्रश्न है, अकबर के किस शासन वर्ष में जात एवं सवार पद मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रारंभ किए गए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शासन के 40वें वर्ष। कब? शासन के 40वें वर्ष इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न क्या है, शेर शाह के शासनकाल में काजी फसीलत कौन था? तो इसका सही उत्तर बंगाल का गवर्नर। काजी फसीलत कौन था? बंगाल का गवर्नर था। किस शातिर अफगान से सतर्क रहने के लिए बाबर ने हुमायूं को चिताया था? तो इसका सही उत्तर शेरशाह होगा। शेरशाह और हुमायूं के बीच कितने युद्ध हुए और कौन कौन से युद्ध हुए, हमें आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों में से किसमें हमें हुमायूं की खगोल एवं ज्योतिष की दिलचस्पी के विषय में पता चलता है? तो इसका सही उत्तर कानूने हुमायूनी हो जाएगा। और कानूने हुमायूनी के लेखक कौन हैं, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। हम लोग एक दिन इस पे अलग से वीडियो बना लेंगे। मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक भारत के प्रमुख पुस्तकों के लेखक कौन थे, तो एक विश्लेषण के साथ हम लोग इस पे किसी दिन चर्चा कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधार न करने के निम्नलिखित कारणों में कौन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चौथा होगा। वह चाहता था कि अफगान क्षेत्रीय युद्ध या सैन्य सरदारों के रूप में चलते रहे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ लेखक और उनके पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, तो ये बताना है कि इसमें कौन सा एक जो युग्म है वो सही नहीं है। तो चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, सही है। नृपति नाल्ह बिसलदेव रासो लिखे थे, ये भी सही है। जगनीक ने आल्हाखंड लिखा था, ये भी सही है। ये जो चौथा नंबर का है अब्दुल रहमान हमीर रासो, ये सुमेलित नहीं है। अब अगला प्रश्न क्या है, किस सूफी संत के साथ आप प्रसिद्ध वाक्य हनूज दिल्ली दूर अस्त को संबंध करते हैं? तो इसका सही उत्तर शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अमीर खुसरो की कृति नहीं है? तो जो फतवा ए जहांदारी है ये अमीर खुसरो की कृति नहीं है, यह जियाउद्दीन वर्नी की है। किसकी है? जियाउद्दीन वर्नी की यह कृति है। कौन सी? फतवा ए जहांदारी। और बाकी सब अमीर खुसरो की है। नूह सिपेहर में यहाँ थोड़ा नाम अलग से दिया गया है, इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है। नूह सिपेहर कहा जाता है। उसमें क्या बोलते हैं, अमीर खुसरो ने भारत की प्रशंसा किया है। क्या किया है? भारत की प्रशंसा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा निर्मित शमसी हौज की मध्यकालीन शासकों के किस युग्म ने मरम्मत करवाई थी? यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित जो शमसी हौज था उसका मरम्मत किस युग्म के शासकों ने कराया था? तो इसका सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी एवं फिरोज शाह तुगलक होगा। ठीक है, अगला क्या है, किस मध्यकालीन शासक ने कहा था कि राजत्व ही बंधुत्व है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। इसका सही उत्तर होगा बहलोल लोदी। अब हम लोग देखते हैं, तैमूर ने कब दिल्ली पर आक्रमण करके उसे विनष्ट किया? तो इसका सही उत्तर 1398 होगा। और उस समय दिल्ली का शासक जो था नसरुद्दीन महमूद था। अगला प्रश्न क्या है, किस मध्ययुगीन शासक ने जागीर प्रदत्त करना प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक।
क्या सही उत्तर होगा? फिरोज शाह तुगलक ने ही जागीर को प्रारंभ करना शुरू किया था। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। मोहम्मद तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी सही उत्तर पहला ही होगा। पहले द्वाब में कर वृद्धि किया, फिर राजधानी परिवर्तन किया, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, तो ये इसका सही कालक्रम होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि विभाग या दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्या सही उत्तर होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा नंबर का इसका सही उत्तर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? उसने होली खेली थी, वह गंगाजल पीता था, वह मंदिरों में गया था। यह सब सही है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन सारे कार्यों को किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने घड़ी यानी कि गृह कर एवं चरी यानी कि चारागाह कर लगाए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दक्षिण राज्यों में कौन एक अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं के द्वारा विजित नहीं हुआ था? यहाँ पे दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा एक राज्य को अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने विजित नहीं कर पाया था। तो इसका सही उत्तर माबार होगा। क्या सही उत्तर होगा? माबार। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। अगला है, बलबन के विरुद्ध विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर तुघरील खां होगा। क्या सही उत्तर होगा? तुघरील खां। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में निम्नलिखित में से क्या एक सही नहीं है? वह भारत का प्रथम तुर्की शासक था, उसने 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण कराया था, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर का हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? तीसरा नंबर का इसका सही उत्तर होगा। इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हर्ष द्वारा रचित नहीं है? तो रत्नावली को भी हर्ष ने ही लिखा था। प्रियदर्शिका के भी लेखक हर्ष ही हैं, नागानंद के भी लेखक हर्ष हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हर्षचरित को हर्ष ने नहीं लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्कृत ग्रंथ में परवर्ती पालों के इतिहास का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर रामचरित होगा। और रामचरित के लेखक कौन है? संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी जो हैं वो रामचरित के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, मालदीव पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम चोल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर राजराज प्रथम होगा। क्या होगा? सही उत्तर राजराज प्रथम होगा। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न 2010 के प्रवेश परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और सेम वही प्रश्न पत्र प्राचीन भारत के इतिहास का 2017 में पूछा गया है। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शक्तियों में कौन कन्नौज नगर पर अधिकार हेतु त्रिकोणीय संघर्ष में सम्मिलित नहीं हुआ था? तो इसका सही उत्तर चोल होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? चोल। अगला प्रश्न है, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर चंदेलों ने कराया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बल्लाल सेन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर दान सागर। एक और ग्रंथ था जिसका नाम अद्भुत सागर था। क्या था? अद्भुत सागर। ठीक है, सागर। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में मंदिरों में से कौन एक गुप्तकालीन निर्मित नहीं है? यानी कि यहाँ पे कुछ मंदिरों का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सा एक मंदिर है जो गुप्तकाल में निर्मित नहीं हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कंदरिया महादेव। यह चंदेलों के समय में निर्मित हुआ था। ये सारे प्रश्न 2010 के प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक के स्वर्ण सिक्कों में हिंद धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर स्कंदगुप्त होगा। क्या सही उत्तर होगा? स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधा के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि थी? तो इसका सही उत्तर गणित होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित स्मृतिकारों में से किसने दास प्रथा का उल्लेख सर्वाधिक बार किया है? तो इसका सही उत्तर नारद होगा। अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित संघों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर तंतुवाय होगा। ठीक है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था? तो इत्सिंग भारत आया था 7वीं शताब्दी ईस्वी में। नासिक प्रशस्ति के लिए उत्तरदायी गौतमी बालाश्री कौन थी? तो यह गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ थी। कौन थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ थी गौतमी बालाश्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ कुछ का नाम दिया गया है और ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बुद्धचरित होगा। क्या सही उत्तर होगा? बुद्धचरित। अगला प्रश्न है, शुंग राजवंश के विषय में निम्नलिखित में से क्या एक सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर ये होगा कि पुष्यमित्र शुंग इस वंश का संस्थापक मौर्य सेनापति नहीं था, क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग था वह बृहद्रथ का सेनापति था और मौर्य वंश का ही सेनापति था। अब अगला प्रश्न है, शुंग कला के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ये हो जाएगा चौथा नंबर। इसमें बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन किया गया है। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की शासकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत जो थी सातवाहनों की शासकीय भाषा थी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल का वाणिज्यिक अधीक्षक क्या कहलाता था? तो यह पण्याध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? पण्याध्यक्ष। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सूची का मिलान करना है। ये सब 2010 के प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि पुराने प्रश्न पत्र आगामी प्रवेश परीक्षा के लिए कितने लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो इसका सही उत्तर हम मिला दे रहे हैं। चाणक्य जो है इनका विष्णुगुप्त हो जाएगा, अशोक का प्रियदर्शी हो जाएगा, चंद्रगुप्त का सेंड्रोकोट्स हो जाएगा और बिंदुसार का अमित्रघात हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन भारत में तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो रक्तिका जो थी ये प्राचीन भारत में तौल की सबसे छोटी इकाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में गुप्तचर का सर्वप्रथम विस्तृत वर्णन हुआ है? तो इसका सही उत्तर अर्थशास्त्र होगा। क्या सही उत्तर होगा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अशोक ने अपने धर्म के अनुपालन में सेना निर्धारित कर दी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर फटाफट अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। इसका सही उत्तर तीसरा नंबर का हो जाएगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कर यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकारी था? तो इसका सही उत्तर समाहर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाहर्ता। अगला प्रश्न है, अशोक के शासन के किस वर्ष में कलिंग विजय की थी? तो इसका सही उत्तर 8वें वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण सेंड्रोकोट्टस से किया था? तो इसका सही उत्तर विलियम जोन्स हो जाएगा। विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोट्टस के रूप में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को बताया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण प्रयाण माना जाता है? तो इसका सही उत्तर भद्रबाहु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मुख्य विशेषता अनेकांतवाद है? तो इसका सही उत्तर जैन धर्म है। स्यादवाद और अनेकांतवाद ये दोनों ही विशेषताएं जो हैं जैन धर्म की हैं। अब हम लोग आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं कि ये क्या है, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर विनय पिटक होगा। तो आप लोग देखें कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से कितने अधिक प्रश्न मिलते हैं, क्योंकि 2010 के प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्न को पूरा उठाकर 2017 में पूछ दिया है। तो इसी तरह से हर साल लगभग पुराने प्रश्न पत्रों से 40 से 50 प्रश्न पत्र अक्सर मिल जाते हैं। तो आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और अपने प्रैक्टिस सेट को करते रहिए। जो कुछ भी बुक्स वगैरह बताया गया है उसको पढ़िए, और बाकी हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन्हें इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।